अलग अलग ही है लेकिन सबका मसला हाँ थोड़ा बहुत तो इसमें आ रहा हूँ। देखो बैठ के रहती कहाँ पे होल्ड कर मत कर अब नहीं है। नहीं मैं थोड़ा उनको नीचे कर रहा हूँ। अब ठीक है बिल्कुल। क्लास में सर ठीक है शुक्र है हाँ सही है बिल्कुल। हेलो बच्चों कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सर। आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का सर। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुड। बच्चे आ गए हैं? कि नहीं ये भी अस्सलाम आ वालेकुम। रहे हैं? आ रहे हैं। सर ये सर भी आ गए हैं, वेट कर लें। अच्छा अच्छा स्टार्ट कर लें। यस सर। यस सर। सर अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा ठीक है।
अच्छा जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यस सर। यस सर। सर आपका आसान हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, आज जो है हम जाइगोटिक एम्ब्रियो कल्चर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वैसे बेसिकली जो एम्ब्रियो कल्चर है ये क्या है कि इट इज इन विट्रो टेक्निक दैट हैज बीन practiced by plant breeders for over a half century, means के तकरीबन कोई हाफ सेंचुरी से ये जो एम्ब्रियो कल्चर है, ये टेक्निक जो है वो ये जो ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, ये इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं कि इन विट्रो प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं। ठीक है, और एम्ब्रियो तो आप लोगों को पता है ना कि एम्ब्रियो क्या है, कि जब मेल और फीमेल गीमीट्स फर्पल उनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट डेवलप हो जाता है, तो जायगोट से ऑनवर्ड जो है फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि ये फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जो था टू ग्रो द एम्ब्रियोज ऑफ एंजियोस्पर्म इन विट्रो ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था ये हेनिक था, ये उन्होंने 1904 में जो है ये फर्स्ट जो है वो क्या किया था कि जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो है वो क्या होते हैं, फ्रूट्स या फ्लावर्स के अंदर बनते हैं ना, तो उनका जो कल्चर था वो फर्स्ट उनको जो है वो हेनिक था, इन्होंने ये इन विट्रो इनकी क्या की थी, एंजियोस्पर्म की जो है वो कल्चरिंग की थी एम्ब्रियोस की, और अंडर एसेप्टिक कंडीशंस जो है उन्होंने यूज की थी ना, तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था। उसके बाद फिर दूसरे वर्कर्स भी थे जिन्होंने दूसरे प्लांट्स पे ये जो कल्चरिंग टेक्निक है एम्ब्रियो कल्चरिंग ना, तो ये इन्होंने अप्लाई किया था ना, और वो एम्ब्रियो जो है उन्होंने
एक्साइज्ड मीन कि उन्होंने आइसोलेट की थी फ्रॉम मेच्योर सीड, यानी मेच्योर सीड जो हैं उनमें एम्ब्रियोज मौजूद होते हैं ना, तो उन मेच्योर सीड से जो है उन्होंने क्या किया था, एम्ब्रियोज को लिया था और आगे फर्दर उनको क्या किया था, उनकी कल्चरिंग की थी, इन विट्रो उनकी कल्चरिंग की थी। अच्छा, इसमें एक साइंटिस्ट हैं डेट्रिच, इन्होंने 1924 में ये पॉइंट आउट किया था कि जब हम किसी सॉलिड मीडिया पे जिसमें जो है वो क्या होते हैं कि मिनरल साल्ट्स वगैरह होते हैं या शुगर्स उसमें होते हैं 2.5 to 5% ना, कहते हैं कि इन मीडियास पे मेच्योर एम्ब्रियो जो है ये क्या करते हैं, नॉर्मली ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई इस तरह का मीडिया है जिसमें उनके लिए जो है वो साल्ट्स भी मौजूद हैं और शुगर्स भी मौजूद है ना, तो जो मेच्योर एम्ब्रियोज हैं ये कहते हैं कि ये इन पे क्या करते हैं, नॉर्मली ग्रो करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह के एम्ब्रियोज हैं कि वो इमेच्योर सीड्स, यानी फॉर एग्जांपल एक सीड जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं हुआ है ना, तो उनको क्या कहते हैं, इमेच्योर सीड्स कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम एम्ब्रियोज जो हैं उन सीड्स से ले लें जो फुली डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं ना, तो कहते हैं कि वो एम्ब्रियोज फिर क्या करते हैं, फेल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो, यानी वो उन सीड से अगर हम मेच्योर एम्ब्रियोज जो है उनको ले लेते हैं और उनको जो है इस तरह के सेमी सॉलिड मीडिया पे उनको ग्रो कर देते हैं, तो कहते हैं कि वो जो है फिर मेच्योर एम्ब्रियोज में डेवलप नहीं होते। जिस तरह हमने पीछे एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी ना, एम्ब्रियो रेस्क्यू ना, तो वो जो है फिर ज़ाया हो जाता है, उसको एबॉर्ट भी कहते हैं, एबॉर्शन वगैरह ना, तो वो ज़ाया हो जाता है फिर ना। तो कहते हैं कि इंस्टेड दे ग्रू डायरेक्टली इनटू सीडलिंग स्किपिंग द स्टेज ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस, मींस के नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस उनमें नहीं होती, कि नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन उनमें नहीं होती। वो फिर ये होता है कि या तो वो फिर क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, या फिर उनसे क्या होती है कि डायरेक्ट सीडलिंग, मींस कि उनसे वो जो प्लांट वगैरह प्लांटलेट होते हैं वो निकल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो उनमें जो है वो नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस उनमें नहीं होती, ठीक है। ये किन में, कि जो इमेच्योर एम्ब्रियोज होते हैं, यानी और इमेच्योर एम्ब्रियोज जो है हम कहाँ से लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल इस तरह के सीड्स हैं कि वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं हुए हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनसे अगर हम एम्ब्रियोज को लेके कल्चर करते हैं तो वो फिर एम्ब्रियोज जो है वो उनमें नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं होती, ठीक है। इसकी समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें जो टेक्निक्स हैं इसमें कहते हैं कि ये जो है टू एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं एम्ब्रियो कल्चर में ना, ये टू एस्पेक्ट्स जो है या टू टेक्निक्स जो है वो क्या क्या है, कि फर्स्ट उसमें हम ये करते हैं कि एक्सीजन ऑफ द एम्ब्रियो, फर्स्ट हम ये करते हैं कि एम्ब्रियो को एक्साइज कर देते हैं, मींस कि उनको आइसोलेट कर लेते हैं उनसे ना, और सेकंड जो है वो क्या कर देते हैं, कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडियम, यानी एक तो जो है वो जो एम्ब्रियोज हैं वो मेच्योर सीड्स हैं, या फॉर एग्जांपल मेच्योर एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं या इमेच्योर एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले हम क्या करेंगे कि एम्ब्रियोज को आइसोलेट करेंगे, एक्साइज करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो है फिर उनको जो कल्चर मीडिया होता है जिसमें हमने उनको ग्रो करवाना होता है, फिर उनकी कंपोजिशन भी जरूरी होती है कि उनके लिए जो है जो प्रॉपर कंपोजिशन होती है उस रिक्वायर्ड कल्चर के लिए ना, वो हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ द मीडियम है एंड द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सप्लांट फॉर एसेप्टिक कल्चर वेरीज विद प्लांट। अब ये देखिए ना कि फॉर एग्जांपल जो कल्चर मीडियम कंपोजिशन है ना, जो फॉर एग्जांपल एक्सप्लांट के लिए हम कर रहे हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं ये वेरीज करते हैं, इसमें वेरिएशन प्लांट टू प्लांट ये क्या कर देते हैं, वेरी करते हैं। और इसके एक तो प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं ये, और दूसरा जो है एज ऑफ द एम्ब्रियो, मींस एज ऑफ द एम्ब्रियो से क्या मतलब है कि वो फुली मैच्योर्ड हो गया है या इमैच्योर्ड स्टेज पे है ना, तो इस पे कहते हैं कि मीडियम की कंपोजिशन डिपेंड करती है, क्योंकि मेच्योर एम्ब्रियो को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता, इजी होता है, उनको हम सिंपली जो साल्ट मीडिया है या जो उसमें शुगर्स होते हैं ना,
तो ये उनको मिनिमल जो साल्ट मीडिया है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो इमेच्योर एम्ब्रियोज है ये फिर इजीली जो है वो स्टेबल नहीं होते ना, तो इस वजह से कहते हैं कि ये फिर इसमें ये जो मीडियम है ना, ये मीडिया वेरिएट करता है, ठीक है, कि किस टाइप का प्लांट है और जो है किस स्टेज पे जो है वो एम्ब्रियो किस स्टेज पे है ना, उसके एज पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि प्लांट मटेरियल हम जो जब लेते हैं, ठीक है, उस एम्ब्रियो कल्चर के लिए, तो इसमें क्या कहते हैं कि इट वुड बी एडवाइजेबल टू स्टार्ट विद अ प्लांट मटेरियल हुज एम्ब्रियोज कैन बी इजीली डाइसेक्टेड आउट। मींस कि हम वो प्लांट सेलेक्ट कर देते हैं या वो सीड लेते हैं जिनके एम्ब्रियोज को हम इजीली जो है मींस के उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन एम्ब्रियोज को इजीली डाइसेक्ट कर सकते हैं ना, कि उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती, या वो हमसे वो ज़ाया या कोई डैमेज नहीं होते ना, क्योंकि जब ड्यूरिंग डाइसेक्शन हम उनकी करते हैं तो उनको कोई डैमेज पहुंच जाए। तो हम इस तरह के वो प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं कि वो उसके एम्ब्रियो जो है वो इजीली हमारे पास डाइसेक्ट आउट हो जाए ना। और सेकंड कहते हैं कि जो मेच्योर एम्ब्रियोज हैं, मेच्योर एम्ब्रियोज ऑफ सीड लेग्यूम्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट्स तो आप लोग जानते हैं जिनकी क्या होते हैं कि जो बीन्स वगैरह होते हैं, इस तरह के प्लांट जो लेग्यूमिनस होते हैं ना, तो कहते हैं कि एम्ब्रियोज ऑफ सीड लेग्यूम्स या जो क्रूसिफर्स होते हैं, ये जो वो वेजिटेबल्स होते हैं जो हम उनको खाते हैं, यूज करते हैं ना, तो ये सीड लेग्यूम्स हो गए या जो क्रूसिफर्स हो गए ये प्लांट्स ना, कहते हैं पोजेसिंग लार्ज सीड्स, इसमें क्या होते हैं लार्ज सीड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं आर गुड स्टार्टिंग मटेरियल। और कहते हैं कि अगर इससे हम क्या कर देते हैं एम्ब्रियो कल्चर करते हैं तो ये हमारे पास ये मटेरियल इनके जो सीड्स हैं वो ये गुड स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी अच्छे होते हैं कल्चरिंग के लिए ना। और फर्दर कहते हैं कंसिडरेशन मस्ट आल्सो बी गिवन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली यूनिफॉर्म्ड एम्ब्रियोज, यानी वो जेनेटिकली क्या हो, यूनिफॉर्म हो, सेम प्लांट से हो, ये और वेरिएट ना करते हो ना, जेनेटिकली वो क्या हो एम्ब्रियोज यूनिफॉर्म हो, एंड एट द सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये हो कि वो सेम स्टेज पे हो, मींस कि एज उनका क्या हो सेम हो, ये ना हो कि एक एम्ब्रियो जो है वो फुली मैच्योर्ड है और दूसरी एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, मैच्योर स्टेज में है, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि उनका जो स्टेज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम डेवलपमेंटल स्टेज उनका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि प्लांट ग्रोन्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस वुड नॉर्मली प्रोवाइड यूनिफॉर्म मटेरियल फॉर ईच एक्सपेरिमेंट ना, तो इसका यही मतलब है कि जब हम किसी प्लांट को एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, तो अगर वो कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो कर रहा है तो वो हमारे पास हमें जो है वो क्या करते हैं यूनिफॉर्म मटेरियल उससे हमें मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि when embryos of the specific stage of development are required, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमें इस तरह के एम्ब्रियोज रिक्वायर्ड होते हैं कि वो स्पेसिफिक स्टेज पे हो, यानी डेवलपमेंटल स्पेसिफिक स्टेज पे होना, तो उनके लिए फिर जरूरी है बेस्ट टू सेलेक्ट प्लांट, उन प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं जिनके फ्लावर्स जो हैं या फ्रूट्स वगैरह हमें रेगुलर बेस पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल किसी एम्ब्रियो कल्चर को कर रहे हैं ना, तो उनके लिए हमें उन प्लांट को सिलेक्ट करना चाहिए जिनसे हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें उनके एम्ब्रियो चाहिए होते हैं तो वो एम्ब्रियो जो है हमें ऑन टाइम अवेलेबल होना। फॉर एग्जांपल इवन हमसे कहीं वो गलती से डैमेज भी हो जाए, ज़ाया भी हो जाए, तो कोई जो है पीछे से अवेलेबिलिटी हो, मींस के सीजन हो, जिस तरह आप लोग कहते हैं देखते हैं ना कि अब फ्लावरिंग सीजन है, तो अगर किसी प्लांट के फ्लावर्स जो है उनसे हमने क्या करना है कि एम्ब्रियोस को डाइसेक्ट करना है, आइसोलेट करना है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल हमें हमसे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो हमसे डैमेज हो जाए या ज़ाया हो जाए, तो उसकी कोई जो है इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर वो एम्ब्रियोज जिनका जो है वो सीजन ही नहीं है और हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है,
तो उनका ज्यादा इशू होता है कि कहीं जो है वो हमें हमसे जो है वो ज़ाया ना हो जाए, या कहीं अगर हम उसको ग्रो कर देते हैं कहीं वो कहीं जो है वो सही तरीके से वो ग्रो ना कर लेना, तो ये फिर इशू होता है। यानी हम उन प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जो फॉर एग्जाम्पल टाइमली और वाफरली जो है हमें वो क्या कर लें, वो एम्ब्रियोस को प्रोवाइड कर सकें, या एक्स प्लांट जो हम यूज करते हैं वो एक्स प्लांट जो है हमें टाइमली जो है उनसे प्रोवाइड हो सके ना। इसकी समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो है फिर स्टेरिलाइजेशन है। तो अब कहते हैं कि जो जाइगोटिक एम्ब्रियोस हैं, कहते हैं कि ये क्या होते हैं, बीइंग एनक्लोज्ड इन द स्टीराइल एनवायरनमेंट। आप लोग देखते हैं ना कि जो हुसन जो एंजियोस्पर्म है ना, इनके जो हुसन जो एम्ब्रियोस हैं या सीड हैं, ये बंद हुए होते हैं ना। तो अंदर से कहते हैं कि इनके लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो स्टीराइल एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ये एनक्लोज्ड हुए होते हैं। और कहते हैं कि जो ओव्यूलर है या ओवेरियन टिश्यूज है उनमें ये एनक्लोज्ड हुए होते हैं ना। और कहते हैं कि इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता सरफे, ठीक है, यानी उन एम्ब्रियोस की सरफेस स्टेरिलाइजेशन जरूरी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो एनक्लोज्ड हुए होते हैं, स्टीराइल होते हैं ना। तो इनके लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि जो एंटायर ओव्यूल्स होते हैं वो सिर्फ हम बाहर से उनके सरफेस को क्या कर देते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं, फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड्स ना। यानी स्टैंडर्ड मेथड्स के थ्रू हम क्या कर देते हैं कि बाहर से उनका जो ओव्यूल होता है या ओवरी होती है उसको हम स्टरलाइज कर देते हैं। बाकी इनसाइड जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम स्टरलाइज नहीं करते, उनकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट उनके लिए उधर मौजूद है वो क्या है, स्टीराइल एनवायरनमेंट है। और एंड द एम्ब्रियोज आर डाइसेक्टेड आउट एंड ट्रांसफर टू द कल्चर मीडियम। तो इसके लिए फिर ये होता है कि जब हम उन ओवरीज की डाइसेक्शन करते हैं और उनसे एम्ब्रियोज को जो है वो बाहर निकालते हैं ना, तो वो जो है हम फिर क्या करते हैं कि स्टीराइल एनवायरनमेंट में करते हैं कि वो कहीं जो है वो उधर ड्यूरिंग डाइसेक्शन जो है कहीं कंटेमिनेशन ना हो जाए ना। तो एसेप्टिक एनवायरनमेंट टेक्निक्स उधर हम क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर टू द कल्चर मीडियम, और उन एम्ब्रियोस को हम फर्दर आगे कल्चर मीडियम पे ट्रांसफर कर देते हैं स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन में ना। और इसमें फिर ये जो ऑर्चिड प्लांट्स है ना, इनके कहते हैं कि सीड्स जो हैं ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है, यानी छोटे छोटे सीड्स होते हैं ये ऑर्चिड प्लांट्स के ना। और कहते हैं एंड लेक अ फंक्शनल एंडोस्पर्म, और फंक्शनल एंडोस्पर्म भी कहते हैं कि इसमें मौजूद नहीं होता ना। एंडोस्पर्म क्यों जरूरी होता है एम्ब्रियोस के लिए कि एंडोस्पर्म जो है उनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं ना। एंडोस्पर्म में क्या होता है, एम्ब्रियोस के लिए न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, और एक प्रॉपर इसके अलावा जो है उनको क्या कर देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ना, एक सेफ एनवायरनमेंट एंडोस्पर्म उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इधर जो है जो ऑर्चिड प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं कि इनके सीड जो है बहुत ही माइन्यूट होते हैं, और कहते हैं लेक अ फंक्शनल एंडोस्पर्म। और इसके अलावा एंड द सीड कोट इज हाईली रिड्यूस, और जो सीड कोट होता है वो भी काफी साइज में कम होता है ना। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, फिर होल ओव्यूल्स आर कल्चर्ड ना, इनको फिर हम क्या कर देते हैं कि फर्दर उनकी डाइसेक्शन नहीं करते, बल्कि होल ओव्यूल्स जो है उनको फिर हम क्या कर देते हैं, कल्चर्ड कर देते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने जो एम्ब्रियो है अब सीड में है, तो उस एम्ब्रियो को हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करना है ना, एक्सीजन उसकी करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर इन विट्रो कल्चर ऑफ एम्ब्रियोज जनरली इट इज नेसेसरी टू फ्री देम फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यूज। यानी मींस कि हम उनको क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं उन एम्ब्रियोज को ना, टिश्यूज को हटाते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, द मैच्योर एम्ब्रियोज कैन बी आइसोलेटेड विद रिलेटिव ईज बाय स्प्लिटिंग ओपन द सीड। मींस के सीड को हम क्या कर देते हैं,
ओपन कर देते हैं और उससे एम्ब्रियोस को, मेच्योर एम्ब्रियोस को बाहर निकालते हैं। और कहते हैं कि अगर वो सीड जिनके जो है वो जो सीड कोट होते हैं, अगर वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, तो वो फिर हम क्या कर देते हैं कि डाइसेक्शन से पहले उनको जो है वो हम पहले वाटर में सॉक कर देते हैं। क्योंकि जब वाटर में उनको सॉक कर देते हैं तो उससे ये होता है कि उनका जो एक्सटर्नल शेल वगैरह होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो है हमें इजी होता है कि उनको जो है हम इजीली डाइसेक्ट कर सकते हैं ना। तो इसके अलावा कहते हैं कि स्मॉलर एम्ब्रियोज हैं तो वो कहते हैं स्पेशल जो है केयरफुल डाइसेक्शन उनकी हमने करनी होती है, ठीक है। और उसके लिए फिर हम क्या कर देते हैं, विद द एड ऑफ स्टीरियो माइक्रोस्कोप उनके लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि स्टीरियो माइक्रोस्कोप का फायदा ये होता है कि जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप होते हैं ये बेसिकली जो है वो यही डाइसेक्शन के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इनमें जो लेंसेज लगी होती हैं वो लो पावर्स होती हैं और बस ये होता है कि उनके थ्रू जो है इस तरह के माइन्यूट टाइप के जो है अगर आप लोगों के पास जो सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये एम्ब्रियोस वगैरह होते हैं, तो वो ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप से हम क्या कर देते हैं, उनको फिर देखते हैं और इनके थ्रू जो है, इनकी हेल्प के थ्रू जो है हम उनको क्या कर देते हैं, डाइसेक्ट कर देते हैं, ताकि जो है वो एम्ब्रियोस जो है, चूंकि वो स्मॉल होते हैं तो एम्ब्रियोस कहीं डैमेज ना हो जाए, तो इस पर्पस के लिए हम फिर क्या कर देते हैं, स्टीरियो माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है। एंड क्विक ट्रांसफर टू द कल्चर वायल्स। और उसके बाद जब हम उसको डाइसेक्ट कर देते हैं ना, तो उन एम्ब्रियोस को, जो स्मॉल एम्ब्रियोस होते हैं, उनको हम फिर आगे कल्चर वायल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो साइंटिस्ट्स हैव रिकमेंडेड दैट ड्यूरिंग द डाइसेक्शन ऑफ वेरी यंग एम्ब्रियोस, इन जब ये रिकमेंड किया जाता है ना कि जब कोई यंग एम्ब्रियोस को हम डाइसेक्ट करते हैं तो उधर जो है कहते हैं कि केयर शुड बी टेकन नॉट टू टच द एम्ब्रियो, ठीक है। तो उधर जो है हमें एम्ब्रियोस को टच नहीं करना चाहिए ना फॉरसेप्स या नीडल्स वगैरह से, क्योंकि वो फिर क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं जो बहुत ही स्मॉल या इमेच्योर होते हैं। तो इसके लिए फिर कहते हैं कि वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, दे यूज गेल्सन माइक्रोपाइपेट। तो गेल्सन माइक्रोपाइपेट्स के थ्रू जो है फिर इनको क्या कर देते हैं, उधर से उठाते हैं एम्ब्रियोस को ना, पैक करते हैं एंड ट्रांसफर ग्लोबुलर एम्ब्रियोस फ्रॉम डाइसेक्शन प्लेट टू कल्चर मीडियम। और आगे जो है उनको क्या कर देते हैं कि डाइसेक्शन प्लेट से उनको इस कैल्शियम माइक्रोपाइपेट्स के थ्रू उठाते हैं और आगे उसको कल्चर मीडियम पे लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है हमसे कहीं डैमेज ना हो जाए। इसकी समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा जो है एम्ब्रियो नर्स एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट, ये भी एक मेथड है, ठीक है। और मोस्टली इसमें वो एम्ब्रियोज जिनका जो है वो एंडोस्पर्म जो है वो कम होता है, स्मॉल इन साइज होता है, जो प्रॉपरली नरिश नहीं कर सकता है एम्ब्रियोस को, तो फिर हम क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा मेच्योर एंडोस्पर्म उनके लिए उसी सेम स्पीशीज का जो है वो फिर हम वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि उनकी जो है वो मैक्सिमम नरिशमेंट हो जाए ना। तो कहते हैं कि एज अ रूल वेरी यंग एम्ब्रियोज आर डिफिकल्ट टू कल्चर ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। ये जो बहुत ही यंग एम्ब्रियोज होती है ना, इनको कल्चर मीडिया पे, आर्टिफिशियल मीडिया पे फिर क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है उनको कल्चरिंग में ना। और कहते हैं डिस्पाइट कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो कल्चर मीडिया, ये तो हम जानती हैं कि अभी तक जो है जो कल्चर मीडिया है इनमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई है ना। कहते हैं वन इज स्टिल ऑफन कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम्स, कुछ जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उसमें ये भी होता है कि रेस्क्यूइंग ऑफ एम्ब्रियो, रेस्क्यूइंग मींस के वो ज़ाया हो जाते हैं हमसे ना। कुछ एम्ब्रियोज इस तरह भी होती हैं कि अगर वो इमेच्योर हैं तो वो हमसे ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है। वेर एबॉर्शन अकर एट a very early stage of the development, यानी अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में उनके चांसेस एबॉर्शन के ज्यादा होते हैं, वो हमसे लॉस हो सकता है ना। तो ये जो दो साइंटिस्ट है ना, जेबर और ब्रैंक जो हैं, ये इन्होंने कहते हैं 1951 में had shown that in vitro growth of excised immature embryos was considerably promoted by surrounding it
on the culture medium with excised endosperm from another seed of the same species. तो इन्होंने 1951 में ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो इमेच्योर एम्ब्रियोज थे ना, तो फॉर एक जो है डेवलपमेंटल सीड से उन्होंने क्या किया कि इमेच्योर एम्ब्रियो लिया, ठीक है। जिस तरह क्लोनिंग का जो था एनिमल्स में क्लोनिंग का जो प्रोसीजर था ना, उधर जो डोली, जिस तरह उन्होंने डोली को वो किया था ना, इम्प्लांट किया था, तो इस तरह जो है इन्होंने क्या किया था कि जो इमेच्योर एम्ब्रियोज है ना, चूंकि इमेच्योर एम्ब्रियोज में जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत स्मॉल होता है इन साइज ना, तो इन्होंने क्या किया कि सेम स्पीशीज का जो है एक डेवलपमेंटल जो सीड था उससे जो है उन्होंने एम्ब्रियो लिया, और दूसरे मेच्योर उसी सेम स्पीशी का मेच्योर सीड से उन्होंने क्या लिया, एंडोस्पर्म लिया, और उनको क्या किया, हाइब्रिड किया, ठीक है। उनका क्या किया, हाइब्रिड बनाया ना। तो उसके बाद जो है उन्होंने आगे उनको क्या किया, आगे उनको कल्चर किया, कल्चर मीडियम पे उनको शिफ्ट किया ना। तो ये जो है एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था कि उन इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं कि अगर जो इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं उनकी सर्वाइवल को इनहेंस कर सकते हैं, या एम्ब्रियो रेस्क्यू को जो है हम कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं ना। तो ये एक जो है एक मेथड है। और फर्दर एक दूसरा साइंटिस्ट था, उन्होंने 1974 में रिपोर्ट किया था ना कि implanting immature embryos on cultured barley endosperm show significant improvements in the frequency of hybrid plant development ना। तो इस तरह जो है ये दूसरे साइंटिस्ट ने फिर फर्दर एक बार्ले प्लांट के बारे में भी जो इस तरह जो इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं, अगर हम उनके लिए जो है वो बार्ले का एंडोस्पर्म यूज कर लेते तो कहते हैं कि उससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है डेवलपमेंट में ना। जो इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं उनकी डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आती हैं अगर उनको लिए हम क्या कर लें, बार्ले का जो एंडोस्पर्म है वो यूज कर लें। इसकी समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो है फिर कल्चर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कल्चर रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर वर जनरली कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम मैच्योर एम्ब्रियोज ऑन सिंपल मीडियम। मींस के पहले जो रिपोर्ट्स थी वो तो यही थी ना कि हम क्या करते हैं कि जो मैच्योर प्लांट से हम एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट करते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करते हैं कि जो है एक स्पेसिफिक मीडियम या सिंपल मिनिमल मीडियम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो हैनेक थे 1904 में कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि यूज्ड मैनिमल साल्ट सक्रोज सॉल्यूशन, ये एक मीडिया इन्होंने यूज किया था टू कल्चर मैच्योर एम्ब्रियोज। मैच्योर एम्ब्रियोज के लिए जो है उन्होंने साल्ट सक्रोज सॉल्यूशन को यूज किया था ना। ये जो मैच्योर एम्ब्रियोज थे इनका साइज कितना था, तो इनका 2 mm लॉन्ग थे ना। और ये जो क्रूसीफर्स थे, जो वेजिटेबल्स है ना जो हम खाते हैं, क्रूसीफर्स वेजिटेबल्स से उन्होंने ये एम्ब्रियोज के लिए जो है ये मीडिया यूज किया था ना। लेकिन कहते हैं इन कंट्रास्ट इमेच्योर एम्ब्रियो जनरली फेल टू ग्रो। तो इमेच्योर एम्ब्रियो जो हैं वो जनरली कहते हैं कि वो फेल टू ग्रो, मींस के वो इतना एफिशिएंटली ग्रो नहीं करते। इस तरह के सिंपल मीडियम पे कहते हैं कि वो एफिशिएंटली ग्रो नहीं करते ना, क्योंकि देयर क्या होता है कि देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर मोर एलेबोरेट देन दोज ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोज। मींस के जाहिर सी बात है कि वो इमेच्योर होते हैं, जिस तरह पीछे भी हमने डिस्कस किया ना कि इमेच्योर के लिए जो है वो प्रॉब्लम ही होती है कि उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है ना। तो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रिशन 2 phases ऑफ एम्ब्रियोज डेवलपमेंट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो ये एक साइंटिस्ट थे रेगवान, ये 1966 में इन्होंने ये 2 जो है वो कहते हैं 2 phases इन्होंने डिस्क्राइब की थी ना जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। इनमें कहते हैं कि ये 2 phases कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट जो है ये क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक फेज होता है। हेट्रोट्रॉफ्स तो आप लोग जानती हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं, तो इस वजह से इनको क्या किया, हेट्रोट्रॉफिक फेज का नाम उन्होंने दिया ना।
तो इस हेटरोट्रॉफिक फेज में क्या होता है, सॉरी, तो ये जो हेटरोट्रॉफिक फेज है ना, कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस अर्ली फेज द एम्ब्रियो इज डिपेंडेंट एंड ड्रॉज अपॉन द एंडोस्पर्म। तो ये चूंकि अर्ली फेज होता है, हेटरोट्रॉफिक फेज होता है, तो इस दौरान जो है एम्ब्रियो डिपेंडेंट होता है किस पे, एंडोस्पर्म पे डिपेंडेंट होता है, उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं, या उनके सराउंडिंग्स पे जो दूसरे टिश्यूज वगैरह होती है ना, उनसे ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एम्ब्रियो ना, और ग्रो करता है। इस बेस पे इनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक फेज कहते हैं। और जो सेकंड फेज है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक फेज है। अब ऑटोट्रॉफिक फेज में कहते हैं कि इधर जो है एम्ब्रियोज जो है मेटाबॉलिकली कैपेबल होते हैं अब सिंथेसाइजिंग सब्सटेंसेस, मींस कि अब वो खुद सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैच्योर स्टेज पे आ जाते हैं ना, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक में तो वही मैच्योर होता है, तो वो डिपेंड कर जाता है कि उनको प्री फॉर्म न्यूट्रिएंट्स मिले ना, ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिले। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो सेकंड फेज उनका जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक फेज। इस फेज में कहते हैं कि मेटाबॉलिकली जो एम्ब्रियोज होते हैं ये केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो खुद ये सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि उनके लिए जो हम बेसल मिनरल साल्ट मीडिया जो यूज करते हैं या शुगर्स उसमें जो होते हैं, उन्हीं मैनिमल मीडिया से ये फिर क्या कर देते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ख्वाह वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, तो उनको यूटिलाइज करके ये अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनमें एफिशिएंटली होती हैं। तो ये दो फेजेस जो थे वो रेगवान जो थे 1966 में उन्होंने बयान की थी ना। इसकी समझ आ गई ये टू फेजेस की? यस सर। जी सर। अच्छा, कहते हैं कि द क्रिटिकल स्टेज एट विच द एम्ब्रियोज कम आउट ऑफ द heterotrophic phase and enter the autotrophic phase however varies with the species। अच्छा, ये भी एक उन्होंने एक बात की है ना रेगवान ने कि ये जो टू फेजेस है ना, कहते हैं कि ये फिर प्लांट टू प्लांट जो है ये फिर वेरी भी करते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज जो है ये वेरी भी करते हैं, इनमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट के हवाले से भी ना, मीडिया के कंपोजिशन के हवाले से भी इनमें वेरिएशंस होती हैं। अच्छा, कहते हैं कि फिर क्या है कि दिस नेसेसिटेट द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसके लिए फिर हम क्या कर देते हैं कि एम्ब्रियोज को एक मीडिया से फिर दूसरे मीडिया पे भी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है कि इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑप्टिमल ग्रोथ, ताकि वो उनकी ग्रोथ जो है वो सफर ना हो जाए, वो ऑप्टिमल ग्रोथ जो है वो अपनी कंटिन्यू कर लेना। कि फॉर एग्जांपल इमेच्योर स्टेज पे इसको एक मीडिया उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं और मैच्योरेशन पे उनको हम दूसरा मीडिया प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरह जो है इनको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एम्ब्रियोज को ना। अच्छा, इसमें ये जो साइंटिस्ट थे मोराशीग एंड स्कूग ना, एमएस मीडियम जिन्होंने डिजाइन किया था ना, कहते हैं विच सपोर्टेड मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोज। तो ये जो एमएस मीडिया है, कहते हैं कि ये मैक्सिमम जो है वो सपोर्ट करता है किसको, एम्ब्रियोज की ग्रोथ को ना, ग्रोथ को भी एंड सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी, और इनकी सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। जी हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चली गई है अब। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर तो ठीक है, अगर आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, वेलकम। अच्छा, तो जो एमएस मीडिया है, कहते हैं कि वैसे ये जो मैच्योर एम्ब्रियोज होते हैं कि ग्रोथ को और सर्वाइवल को ये क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं ना, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि इस इधर जो है फिर ये होता है कि ये जो हुसन कुछ कहते हैं द सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्ब्रियोज वाज वेरी लो वेयर इन नॉप्स मीडियम which was least toxic, the growth of embryos was very poor। कहते हैं कि मोस्टली हम ये जो एमएस मीडिया या जो नोप्स मीडियम है, कहते हैं कि इनको तो हम यूज कर देते हैं और ये अक्सर मैक्सिमम ही जो है ये इनकी ग्रोथ को भी जो है वो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में कहते हैं कि ये शो करते हैं वेरी लो
जो है वो सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी ना, यानी इन पे जो है बहुत कम सर्वाइवल ये फिर एम्ब्रियोस की शो कर देते हैं ना। तो इस बेस पे कहते हैं कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे मोनियर, इन्होंने क्या किया था टू फॉर्मुलेट अ न्यू मिनरल सॉल्यूशंस। उन्होंने इनमें ये जो एमएस मीडिया था या जो नॉप्स मीडियम था, इनमें कुछ चेंजेस उन्होंने फर्दर सजेस्ट की ना, कि फॉर एग्जांपल ये जो एम्ब्रियो सर्वाइवल इन मीडिया पे सही तरीके से नहीं होता ना, तो उन्होंने कुछ इन मीडिया में फिर फर्दर फॉर्मुलेशन में इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन सजेस्ट की थी ना, और उन्होंने वो मॉडिफिकेशन की जिसकी वजह से जो है वो फर्दर उन्होंने ये सक्सेसफुली इनको अचीव कर लिया, इनकी ग्रोथ को ना। तो जो मोनियर थे कहते हैं टू फॉर्मुलेट अ न्यू मिनरल सॉल्यूशन दैट वुड बी फेवर बोथ ग्रोथ एंड हाई सर्वाइवल। तो इन्होंने क्या किया था, ही अल्टर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी साल्ट इन द एमएस मीडियम। तो चूंकि पहले ये करना होता है ना कि फॉर एग्जांपल जो भी मीडिया होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है कोई एक्सपेरिमेंट कोई कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग क्या कर देते हैं, एक पैरामीटर है उनको आप लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना। अब ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या कर देते हैं कि एक न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को कहीं ज्यादा कर देते हैं, कहीं कम कर देते हैं, तो आप फिर उनके रिजल्ट चेक कर देते हैं ना। तो इस तरह जो मोनियर थे इन्होंने भी क्या किया था कि जो एमएस मीडिया में जो उनकी कंपोजिशन है ना, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को इन्होंने कम ज्यादा किया ना, तो उनके इफेक्ट को देख उन्होंने चेक किया कि एम्ब्रियोस पे उनका इफेक्ट क्या होता है ना। और फर्दर कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट डेवलप अ मीडियम ऑन व्हिच द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोस वाज गुड एज ऑन एमएस बट सर्वाइवल वाज हाई ना। अच्छा, कहते हैं कि जो एमएस मीडियम पे ग्रोथ तो अच्छी होती है लेकिन सर्वाइवल इतनी अच्छी नहीं होती ना। तो इस बेस पे जो मोनियर थे उन्होंने न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को जो है वो फ्लक्चुएट किया, और उन्होंने जो मोनियर ने जो मीडिया डिजाइन किया ना, उस मीडिया का फायदा किया था कि एक तो ग्रोथ अच्छी थी लेकिन साथ साथ में फिर सर्वाइवल भी जो है वो हाई था इस पे, ठीक है। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, कंपेयर्ड विद इनऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ मीडियम ना, मोनियर मीडियम हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, कैल्शियम आयंस एंड रिड्यूस लेवल ऑफ अमोनियम आयंस। मींस के अगर हम एमएस मीडिया की कंपोजिशन को देखें ना, तो उनमें ये चीजें, ये न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं ना। लेकिन जो मोनियर था उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पोटाशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को एमएस मीडिया में जो था उनका बढ़ा दिया, और जो अमोनियम आयंस थे इनकी कंसंट्रेशन को उन्होंने क्या किया, लो किया ना। तो इससे मोनियर को जो रिजल्ट्स मिले वो ये था कि ग्रोथ भी अच्छी थी एम्ब्रियोस की, और साथ साथ में एम्ब्रियोस की सर्वाइवल भी अच्छी थी। तो ये जो है इनको उनकी जो मॉडिफिकेशंस थी वो इस तरह उन्होंने की थी। इसकी समझ आ गई? यस सर। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में ये लास्ट स्लाइड है। तो इसके अलावा जो है वो फिर फर्दर कल्चर स्टोरेज। तो इधर हम क्या करते हैं कल्चर स्टोरेज में कि जो एम्ब्रियोज ऑफ मोस्ट प्लांट ग्रो वेल एट टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सी। कहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है ना, ये कहते हैं कि मोस्टली जो एम्ब्रियोज है ना, प्लांट के एम्ब्रियोज ना, वो 25 to 30 डिग्री सी पे जो है वो ऑप्टिमम ग्रो करते हैं। मींस कि ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दतूरा प्लांट जो है इज रिपोर्टेड टू बी 35 डिग्री सी, और जो दतूरा प्लांट है इनके लिए क्या है, ये 35 डिग्री सी है ऑप्टिमम टेम्परेचर ना। और ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे ना, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ना, लाइट इज नॉट क्रिटिकल फॉर एम्ब्रियोज ग्रोथ। कहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है ना, ये कहते हैं कि जो लाइट है इनका जो है एम्ब्रियो के ग्रोथ पे कोई क्रिटिकल इफेक्ट नहीं होता ना, ये जरूरी नहीं होता इतना लाइट ना, क्रिटिकल नहीं होता एम्ब्रियोज की ग्रोथ के लिए ना। और ये मोट्सुबारा, ये एक दूसरे साइंटिस्ट है ना, तो इन्होंने क्या किया, आल्सो कंक्लूडेड दैट द ग्रोथ ऑफ यंग
Datura embryos was not influenced by light. यानी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए ना, ऊपर के दो साइंटिस्ट ने और ये नीचे के जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए ना, तो इनके पास जो रिजल्ट आया, उन्होंने ये कहा कि जो लाइट हम उनको प्रोवाइड करते हैं ना, इनकी एम्ब्रियोस की ग्रोथ पे कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। लाइट की वजह से उनपे वो क्या होते हैं कि एम्ब्रियोस इतनी इन्फ्लुएंस्ड नहीं, उनकी ग्रोथ पे कोई जो है इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, या इनहेंस नहीं होता। जिस तरह फॉर हम उनको लाइट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ना कि उनकी ग्रोथ वगैरह जो है वो इनहेंस होता रहे ना, तो कहते हैं कि जो दतूरा एम्ब्रियोस थी, इन पे कोई लाइट का ज्यादा इफेक्ट नहीं था। लाइट प्रोवाइड किया, लाइट प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो हो रही थी ना, कोई सिग्निफिकेंट उस पे असर नहीं हो रहा था लाइट का। लेकिन कहते हैं however, जो बारले के जो एम्ब्रियोस थे ना, लाइट सप्रेसेस प्रीशियस जर्मिनेशन ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोस। कहते हैं कि इधर जो है बारले के केस में जो है वो उन पे लाइट का इफेक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया ना। ये जो एक साइंटिस्ट हैं नॉस्ट्रॉग 1972 ना, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बारले के केस में उनके जो इमेच्योर एम्ब्रियोस थे, उन पे लाइट का इफेक्ट पड़ रहा था, और जो इमेच्योर एम्ब्रियोस थे उनकी ग्रोथ जो है वो क्या हो रही थी, सप्रेस हो रही थी। क्योंकि मोस्टली आप लोग देखते हैं कि जो इमेच्योर एम्ब्रियोस है ना, इधर जो है वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक फेज में होते हैं, उनको जो है वो प्री फॉर्म न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। तो कहते हैं कि उन पे जो है वो लाइट का इफेक्ट पड़ रहा था, मींस कि उनकी ग्रोथ जो है वो क्या हो रही थी, वो सप्रेस हो रही थी। लेकिन ऊपर के दो साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने एक दूसरे प्लांट पे जब दतूरा प्लांट्स को देखा ना, तो उन पे कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट उनका नहीं था ना एम्ब्रियोस के ग्रोथ पे लाइट का। तो ये कुछ जो है वो जो है वेरिएशंस इनकी जो है वो रिजल्ट्स में देखी, क्योंकि प्लांट टू प्लांट वेरी करता है ये, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स या मीडियम कंपोजिशन है या दूसरे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो वेरिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था दिस वाज ऑल अबाउट जो है एम्ब्रियो कल्चर। इसकी समझ आ गई? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो। नो सर। नो सर। अच्छा, मैं आप लोगों का अटेंडेंस नोट कर देता हूँ, ऐसे फिर बच्चों का मोस्टली लाइट का इशू चल रहा होता है ना। ये आप लोगों की सेकंड क्लास है ना? जी सर। सर मैं कल प्रेजेंट थी लेकिन मेरी एब्सेंट लगी हुई है। कब? सर कल क्विज दी है और कल प्रेजेंट थी। कल सेल एंड टिश्यू का भी क्विज था तो मेरी अटेंडेंस नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तो पहले बताते हैं ना। अब देखिए मैंने क्रिएट कर लिया ना, तो अब इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मुझे कहा करें कि हमारी एब्सेंट लगी है ना। अगर आप लोग मुझे पहले से बता देते हैं, आप लोगों को तो शो होता है ना, तो मुझे पहले से बताया करें, ताकि मैं क्लास क्रिएट करने से पहले उनको ना प्रेजेंट लगा लूँ ना। अब इधर दे दें कि ये मिस्टेक हो गया, मैं चाहूं भी तो उसको रिवर्ट नहीं कर सकता ना। ओके सर, कोई बात नहीं। मुझे टाइम पे जो दूसरे जो बच्चे भी होते हैं ना, या तो ये क्या करें कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मुझे बताया करें कि ये बच्चा प्रेजेंट था और डिस्कनेक्ट हो गया है ना, तो मैं उनका अटेंडेंस लगाऊंगा, कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस में मैं वो नहीं करता इतना सख्ती ना। मुझे अगर फिर किसी बच्चे का कोई एब्सेंट वगैरह लगता है ना, तो मुझे इवन
मैसेज किया करें कि सर जो है वो हम प्रेजेंट थे और हमारा एब्सेंट लगा है, तो मैं इधर आप लोगों का जो है वो प्रेजेंट लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बार जब क्लास क्रिएट हो जाती है तो फिर वो रिवर्ट नहीं होता, उसमें ये मसला होता है। ओके सर। अच्छा, अफीफा प्रेजेंट है? अफीफा जुल्फकार? सर उसने हैंड रेस किया, वो प्रेजेंट है। अच्छा, एमा जाहिद? Yes, sir. अक्सा आजम? प्रेजेंट सर। अरीशा अहमद? Yes, sir. अच्छा, ऐशा फातिमा प्रेजेंट है। और बिस्मा इरफान? प्रेजेंट सर। फरा नदीम? प्रेजेंट सर। फातिमा मोहसिन? प्रेजेंट सर। अच्छा, और गुलाम ज़ैनुल आबिदीन? प्रेजेंट सर। हमजा नदीम? हमजा नदीम प्रेजेंट है? नो सर। अच्छा, हसन अयास प्रेजेंट है। हुमा माजिद? प्रेजेंट सर। इकरा याकूब? प्रेजेंट सर। कलीमुल्लाह? सर प्रेजेंट है, Present, हैंड रेस sir. किया है। अच्छा, खदीजा वसीम? प्रेजेंट सर। खानसा खान? खानसा प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। अच्छा, खौला खालिद? खौला खालिद? Present, sir. अच्छा, लैबा शफीक? सर प्रेजेंट है। लारैब नसीब? प्रेजेंट सर। अच्छा, माहा नदीम? प्रेजेंट सर। महनूर जावेद? Present, sir. मलीहा? प्रेजेंट सर। मारिया कामरान? प्रेजेंट। मरियम अफजल? प्रेजेंट सर। मरियम इमरान? प्रेजेंट। मीरब खालिद? यस सर। मिशाल? प्रेजेंट सर। मोमिना? प्रेजेंट सर। मुदस्सिर अली? मुदस्सिर अली? इसका कोई इशू वगैरह है नेट का? यस सर, इसका इशू है। अच्छा, मोहम्मद अवैस? प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान? प्रेजेंट। मोहम्मद हारिस? हारिस प्रेजेंट है? मोहम्मद हारून? हारून? आप लोगों ने इतने ज्यादा ने उठाए हुए हैं हाथ पीछे नीचे जो है वो पता ही नहीं चलता। अच्छा, हारून एब्सेंट है। अच्छा, मोहम्मद सकलैन? प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाजेब? सर एब्सेंट है। सर उसकी एप्लीकेशन दी थी आपको। शाजेब की अभी तो ऑनलाइन 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 आप लोगों ने दी थी कि पहले इधर कैंपस में दी थी? सर वो कराची में गया हुआ है तो वहाँ पे उसका नेटवर्क का मसला है। अच्छा 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 अच्छा, तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है? यस सर, होगी भी अप्रूव। स्टैंप लगा के आपको दी थी। अच्छा, तो वो तो 1 महीना हो गया है, वो आया नहीं है अभी तक? नहीं नहीं सर, 1 महीना नहीं हुआ, छुट्टियों से 1 दिन पहले ही दिया आपको। अच्छा, मोहम्मद शुएब?
सर प्रेजेंट। अच्छा, मोहम्मद ताहिर। ताहिर प्रेजेंट है? नो सर। अच्छा, मोहम्मद उमैर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा। उसामा। सर नहीं है। मुशर्रा अशरफ। प्रेजेंट है सर। मुशर्रा अशरफ प्रेजेंट है? यस Yes, सर sir. प्रेजेंट है। अच्छा, मुस्कान भी प्रेजेंट है। नवेरा नदीम। प्रेजेंट है। प्रेजेंट। निमरा खान। प्रेजेंट। नूर फातिमा। प्रेजेंट है सर। राबिया लतीफ। यस सर प्रेजेंट। रिदा आरिफ। सर प्रेजेंट है। सर हाथ खड़ा किया। अच्छा, सीमल। प्रेजेंट सर। शान से। शान से प्रेजेंट है? सर वो भी थी क्लास में लेकिन शायद अच्छा, उसका ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया। सिद्रा इकबाल। प्रेजेंट सर। सोनिया यासिर। मैं सर प्रेजेंट। सुफियान अजहर। सुफियान नहीं प्रेजेंट है? सर नो सर। था सही मीटिंग में। अच्छा, ठीक है। तहरीम सजाद। प्रेजेंट। उस्मान सफदर। यस सर। जुनैरा वासिफ। प्रेजेंट सर। अच्छा, इसमें ये देखें कि मोहम्मद उसामा, मोहम्मद ताहिर, हारून, हारिस, इन बच्चों का कोई आता पता है? नो सर। अच्छा, सर मीटिंग लीव कर दें? हाँ कर सकते हैं, अगर कोई लीव करना चाहता है तो लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। जी सर। जी सर। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा था? नो। अच्छा, हारिस का मेरे ख्याल में माइक ऑफ है। हारिस। जी सर। आपको तो मैं अटेंडेंस में हारिस हारिस बोल रहा हूँ, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे। सर नेट स्लो है। अच्छा, सही। जी सर। ठीक है, ठीक है। मैंने वैसे मीटिंग्स में बंदों को देखा ना, तो मैंने कहा हारिस तो प्रेजेंट है। जी सर। मार्क कर दी थी आपने? हाँ, अटेंडेंस अभी मार्क कर दी मैंने, आपको देख लिया ना, मैंने कहा हारिस तो प्रेजेंट है। जी सर। ताहिर का कोई नेट का इशू चल रहा है? जी सर, उसका भी नेट का इशू है, उसके हॉस्टल में ना लाइट भी नहीं आ रही सही से। पिछले रोज भी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि जो है वो लाइट नहीं है। सर उसका ना असल में उसके फ्लैट वाली साइड पे नेट लाइट का बड़ा इशू आ रहा है।
अच्छा, जी सर। सही। अच्छा चले ठीक है बच्चों, बस आप लोग अगर लीव करना चाहते हैं तो लीव कर लें। सर लीव कर दें? हाँ लीव कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।